जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। और आप सभी से कहा भी है कि अगर आप चैनल के प्रति अपना प्यार दुलार बरसाते हो तो चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ एआरओ हो, कोई भी परीक्षा हो, सबके बैच जो है मैं निःशुल्क लाऊंगा और एक एक से दिग्गज शिक्षकों के माध्यम से लेकर आऊंगा। हम लोग जो है क्लास 12 की एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, इतिहास विषय की एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, जो कि भैया आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंध रखती है। इतना बात आप सभी ने समझा। भाग 1 में जो है 4 चैप्टर थे, जिनमें से जो 2 ज्यादा महत्वपूर्ण थे उनको मैंने पढ़ा दिया और जो स्किप करना था उसको भी स्किप कर दिया। और आप भाग 2 में देखोगे तो हमें चर्चा 5वें अध्याय से शुरू करना है, 5वें चैप्टर से शुरू करना है। और 5वें चैप्टर का नाम आपको दिख जाएगा यात्रियों के नजरिए। यानी कि जो जो यात्री भारत आए हैं उन्होंने समाज को किस प्रकार से देखा, शासन प्रशासन को किस प्रकार से देखा, उनके देखने के क्या क्या नजरिए रहे, उन्हीं सब चीजों को इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। और भैया एक ही बार होगा, पूरा का पूरा चैप्टर जो है खल्लास हो जाएगा। आप YouTube वगैरह पर देखोगे तो 2-2 3-3 क्लासें जो है इसी पर केवल आती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो भी चैप्टर छेड़ा जाएगा पूरा का पूरा जो है शुरू से अंत तक जो है बिंदुवार तरीके से क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा या किस प्रकार से पूछा जा सकता है, और जो है उसका ट्रेंड क्या चल रहा है, पैटर्न क्या है, तमाम विषय बिंदुओं पर प्रायः चर्चा होती रहती है। तो इसके लिए जो है आप सभी निश्चिंत रहिए। और आप सभी जितना ज्यादा वीडियो और चैनल के प्रति अपना प्यार दुलार बरसाएंगे, आपके लिए जो है आने वाले समयों में वह उपहार का काम करने वाला है। और मैंने आप सभी से वादा किया था और आप सभी से कहा भी है कि अगर आप चैनल के प्रति अपना प्यार दुलार बरसाते हो तो चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ एआरओ हो, कोई भी परीक्षा हो, सबके बैच जो है मैं निःशुल्क लाऊंगा और एक एक से दिग्गज शिक्षकों के माध्यम से लेकर आऊंगा और एकदम फ्री लेकर आऊंगा, जो यूट्यूब के इतिहास में शायद पहली बार होगा। आप ऐप पर कहोगे तो ऐप पर लाऊंगा, आप कहोगे यूट्यूब पे लाना है तो यूट्यूब पे लाऊंगा। आप एसएससी के बैच बोलोगे तो एसएससी का आएगा, आप यूपीएससी का बैच बोलोगे तो यूपीएससी का आएगा। आप कहोगे उन टीचरों द्वारा लाया जाए तो उन टीचरों द्वारा लाया जाएगा। आप कहते हो टीचर अच्छा नहीं है, उनको जो है अलग कर दिया जाएगा, उनको जो है दूसरे कामों में लगा दिया जाएगा। लेकिन यहां सब तभी संभव होगा भैया जब आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ोगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलोगे, तब यह संभव हो पाएगा। और मैंने कहा भी था कि अगर रथ के पहिए जो है समान रूप से नहीं चलेंगे, रथ का एक पहिया निकाल दिया जाए और एक पहिए के सहारे यह अपेक्षा किया जाए कि यह बहुत तेज चलेगा, तो ऐसा कदापि नहीं होगा। तो रथ का एक पहिया यानी कि मैं जो है आ चुका हूं और आपको दूसरे पहिए के रूप में जो है इस संस्था के साथ जुड़कर अपना प्यार दुलार बरसाना होगा, तभी यह चीजें संभव हो पाएंगी। नहीं तो जिस तरीके से चल रहा है ऐसे चलता रहेगा, है ना। तो आप सभी को ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करवाना है, लाइक वगैरह करवाना है, शेयर वगैरह करवाना है, ताकि जो है यह चीजें, यह जानकारियां जो है लोगों तक पहुंचे। अब मैं फ्री लेकर आऊंगा तो अगर आप शेयर नहीं करोगे तो लोग कैसे जानेंगे। तो आप सभी का काम है शेयर वगैरह करते रहो। तो भैया इस 5वें चैप्टर में हम लोग यात्रियों के नजरियों को समझेंगे। यहां आप देख सकते हो कुछ यात्री वगैरह जो है अपना किताब ग्रंथ वगैरह जो है लिख रहे हैं, यात्रा वृतांत वगैरह लिख रहे हैं, और इस जो है मेले वगैरह में घूम रहे हैं और अपनी डायरी वगैरह जो है लिए हुए हैं कि मेले में क्या क्या हो रहा है ना।
मेले में कौन नाच रहा है, कौन जो है अमीर है, कौन जो है गरीब है, कौन जो है दास बेचा जा रहा है, कौन दास खरीदा जा रहा है। जब सुल्तान मेले में एंट्री करता है तो क्या हो रहा है, तमाम बातों को जो है अपने आंखों से देख रहे हैं यात्री लोग और उसे जो है अपने डायरी, अपने नोट्स वगैरह में लिख रहे हैं। पहले भैया इनके पास कापी कलम किताब होता था, ये लिखते थे। आज तो कहीं कोई जाता है तो रील्स बनाता है, 10-15 ठो कैमरा मैन को ले लेगा और उसके बाद जाएगा और रील बनाएगा। हालांकि अगर इन लोगों के पास फोन होता तो ये भी जो है रील्स बना रहे होते कि भारत की यात्रा करते हुए मोहम्मद बिन तुगलक के साथ एक सेल्फी, मुगल सम्राट अकबर के साथ जो है कुछ समय बिताते हुए। जैसे आजकल जो है मान लो कोई किसी विधायक से मिल लेता है तो ऐसा लगता है कि वो जन्नत से लौट आया है और अपना जो है स्टेटस डीपी वगैरह लगाएगा कि विधायक जी के साथ जो है कुछ समय बिताते हुए। अरे पगला, अगर इन लोग के पास मोबाइल वगैरह होता ना तो इहो जो है सेल्फी लेकर जो है इहो जो है रील बनाते। अकबर वगैरह जो है राजपाट छोड़ के भैया रीले बनाते। फिर बाबर ओबर जो ये लड़ाई झगड़ा कर रहा था, ये रील जो है सरकाता रहता हमेशा, इसका साम्राज्य वगैरह जो है न स्थापित हो पाता। तो अच्छा हुआ जो है इन लोगों के पास मोबाइल नहीं था, नहीं तो हम लोगों को पढ़ना पड़ता कि रील बनाते हुए अकबर जो है गिरा खाई से नीचे, रील बनाते हुए जो है मोहम्मद गोरी आक्रमण से जो है दूर हो गया। तो तमाम चीजें हो सकती है, तो ये देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जैसा कि मैंने बताया था कि जब आप क्लास 12th की एनसीईआरटी को देखोगे, कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी को देखोगे तो उसमें हम लोगों को 3 किताबें पढ़ना पड़ता है, जिसमें मैंने पहली किताब को जो है, ये आपकी पहली किताब थी, इसको जो है मैंने निपटा दिया था। मैंने पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर ही इसमें पढ़ाया था। उसमें भी जो है कुछ सिलेक्टेड पॉइंट ही मैंने, कुछ सिलेक्टेड मटेरियल को ही जो है मैं आप सभी के सम्मुख लेकर गया था, लेकर आया था। और कुछ चैप्टरों को मैंने इसलिए स्किप किया था क्योंकि मैंने उन चीजों को कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी में पढ़ा रखा था और मैंने आप सभी को बताया भी था कि अगर आपको जो है चीजों को समझना है तो वहां जाइए, 6वीं की एनसीईआरटी का ये टॉपिक, ये चैप्टर जो है पढ़िए। पूरी रणनीति के साथ मैं बता चुका हूं और वही चीज जो है मैं यहां भी करने वाला हूं। और ये पहला भाग कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो है आज की चर्चा में बात करेंगे भाग 2 पर। भाग 2 आपका जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंध रखता है। किससे भैया? मध्यकालीन भारतीय इतिहास से। ई जो है प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंध रखता है और ई वाला जो भाग 3 है, ई आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंध रखता है। तो आज की चर्चा में हम लोग इस पर बात करने वाले हैं, इस किताब को पढ़ने वाले हैं। और भैया इस किताब में भी जो जरूरी होगा, जितना जरूरी होगा, केवल वही सारा कुछ मैं पढ़ाऊंगा। और जिन चीजों को मैंने कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी में पढ़ा रखा है, इसमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा। और मैं बताता रहूंगा कि इसका कौन सा चैप्टर जो है 7वीं में आपको देखना है, किस पेज पर देखना है, किस जगह देखना है, सारी चीजों को मैं बताता रहूंगा। तो इसी किताब को हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। अब जब इसी किताब को पढ़ने वाले हैं, इसी भाग 2 को पढ़ने वाले हैं, तो इस भाग में हमें जो है, इस भाग 2 में हमें जो है कितने चैप्टर मिल जाएंगे भैया? तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि अध्याय 5 से लेकर अध्याय 9 तक जो है टोटल हमें 5 अध्याय इसमें पढ़ने होंगे। तो भैया आज की चर्चा में हम लोग पहला अध्याय शुरू करेंगे और पहले अध्याय में जो बातें जरूरी होंगी केवल उतने पर ही हम लोग जो है चर्चा करेंगे। और आप देखोगे अध्याय 6 है ना, अध्याय 6 देखोगे तो इसमें दिया गया है भक्ति सूफी परंपराएं। क्या भैया? भक्ति सूफी परंपराएं। तो इसको जो है मैं इसमें नहीं पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर को जो है हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि इसे हम लोगों ने क्या किया था भैया? कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी के दौरान पढ़ लिया था। अभी जो है मैं आप सभी को दिखाऊंगा। आप कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी को देखोगे तो उसमें जो है 7वां अध्याय शायद यही था। 7वां अध्याय आप चेक करोगे तो यही था। आप दोनों में बातों को देखोगे तो इसमें आपको कम चीजें मिलेंगी, इस अध्याय में आपको कम चीजें मिलेंगी और जो चीजें मिल रही हैं वह बाकायदा 7वीं की एनसीईआरटी के 7वें चैप्टर से रिपीट होते हुए हमें दिख जाएंगे।
तो इसलिए जो है हम इसे स्किप करेंगे। अगर स्किप इसे कर दिया तो थोड़ा हमारा जो है बोझा हल्का हो जाएगा। और भैया फिर हम लोग जो है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर को, इसको जो है हम लोग इसमें जो है थोड़ा बहुत पढ़ाई करेंगे। समझ में आई बात? इसकी थोड़ा बहुत पढ़ाई करेंगे और इसमें से जो है जब मैं इस 7वें चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो इसमें से कौन वाला पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है मैं उस दिन जो है बता दूंगा। तो अभी हाल फिलहाल में हम लोग जो है 6ठे अध्याय को क्या करेंगे भैया, स्किप करेंगे। समझ में आई बात? आ गई होगी। तो यही आपके चैप्टर हैं। इस भाग 2 में 5 चैप्टर पढ़ने होंगे, लेकिन आपका अभी जो है हाल फिलहाल में आपको 4 चैप्टर पढ़ना होगा। आगे जिसको स्किप करना रहेगा मैं बताता चलूंगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो अध्याय 5 में आपको पढ़ना रहेगा यात्रियों के नजरिए, यानी कि समाज वगैरह के बारे में उनकी समझ क्या थी, कैसी थी। समझ में आई बात? 6ठे अध्याय में भक्ति सूफी परंपराएं था जो कि मैं पढ़ा चुका हूं। आप अध्याय 7 देखोगे तो विजयनगर के बारे में पढ़ना है। तो इसके विषय में 7वीं की एनसीईआरटी में लगभग जो है 1-2 लाइन की ही चर्चा हुई थी। तो ऐसे में जो है हम लोग इसे बाकायदा पढ़ेंगे। उसके बाद अध्याय 8 और 9 देखोगे तो इसमें जो है आप देखोगे तो मुगल साम्राज्य से जोड़कर, किससे भैया, मुगल साम्राज्य और मुगल दरबार से जोड़कर जो है चीजें बताई जा रही हैं। तो हो सकता है इन दोनों अध्यायों को एक साथ पढ़ा दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा कि जब मैं 7वां अध्याय पढ़ाऊंगा तो इन दोनों के विषय में बता दूंगा पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है। इतनी बात को आपने समझा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहां देखोगे भैया तो कक्षा 7वीं 8वीं और 6ठी तीनों कक्षाओं की जो है एनसीईआरटी को समाप्त कर दिया गया है और आपको जो है पूरा का पूरा कंप्लीट, क्या भैया, पूरा का पूरा कंप्लीट मैराथन दे दिया गया है। आप जो है 7 से 7.5 घंटों के अंतर्गत, कितना भैया, 7 से 7.5 घंटों के अंतर्गत भैया एक किताब को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हो। आप मार्केट में जाओगे तो भैया 10-15 दिन इसकी क्लास चलाएंगे, 10-15 दिन इसकी चलाएंगे, 10-15 दिन इसकी चलाएंगे। लगभग आपको अगर एनसीईआरटी कोर्स भी देते हैं तो भैया इन्हीं 3 चीजों को जो है, इन्हीं 3 कक्षाओं की एनसीईआरटी को पढ़ाने में महीनों से ज्यादा समय लगा देते हैं। तो ऐसे में भैया 7-21, यानी कि अगर आप दृढ़ निश्चय करके बैठ जाओ, पूरा प्रण ले लो, पूरे प्रतिज्ञा के साथ बैठ जाओ, पूरे जोश जुनून जज्बे के साथ अगर बैठ जाओ तो इन तीनों कक्षाओं की एनसीईआरटी को खत्म करने में केवल 1 दिन लगेगा। कितना भैया, कितना कितना कितना, केवल 1 दिन लगेगा। आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको चीजों को कंप्लीट करना है। और मैंने कहा ना कि अगर आप इन तीनों को देख लेते हो तो आपको 12th की एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आई बात? अगर आप कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं की एनसीईआरटी को पढ़ लेते हो तो 12th की जो 3 किताबें हैं उनको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं आप देखोगे तो मजा आ जाएगा। जिस तरीके से मेहनत किया जा रहा है उस तरीके से जो है आपका रिस्पांस नहीं मिल रहा है और आपको रिस्पांस देना ही पड़ेगा। आपको कंधे से कंधा मिलाकर जो है चलना ही पड़ेगा, तभी जो है चीजें और बेहतर हो पाएंगी। समझ में आई बात? अगर आप साथ दे दो तो चीजें जो है अपने आप ही जो है और बेहतर हो जाएंगी, आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बच्चा। तो आप देखोगे तो ये कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी है, ये 6ठी की है और ये 8वीं की है। इसको अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको जो है क्लास 12th की एनसीईआरटी को पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और भैया ये जो भाग 2 पढ़ा रहा हूं मैं, यह तभी समझ में आएगा जब आपने या तो इन मैराथन को देखा हो या तो कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी को पढ़ के आया हो। तो आप देखोगे तो कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी में मैंने पढ़ा रखा है। आप इसी चैनल में देखोगे, प्लेलिस्ट वाले सेगमेंट में जाओगे तो वहां जो है बाकायदा प्लेलिस्ट बना के जो है चीजों को रख दिया गया है, सुरक्षित कर दिया गया है, ताकि विद्यार्थी जो है जब उनका मन हो तब जो है पूरा का पूरा क्रम से, सीक्वेंस से चीजों को देख सकें। ये तो मैराथन की बात हो गई।
अब कहोगे सर मैराथन में जो है पूरा का पूरा काफी समय लग जाता है, कोई और व्यवस्था बता दो, आधे आधे 1 घंटे की चर्चा दे दो ताकि जो है थोड़ा हम लोग मनोरंजन वगैरह कर लें, थोड़ा जो है खाना पीना खा लें, थोड़ा जो है अपने बाबू सोना से बतिया लें। तो उसके लिए भी उपाय कर दिया गया है। इसी मैराथन के जो चर्चा है उसी को जो है थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में काट के दे दिया गया है, यानी कि एक एक 2-2 घंटे, आधे घंटे, 40 मिनट, 45 मिनट की चर्चाओं को भी जो है दे दिया गया है ताकि विद्यार्थी जो है अपने और भी कार्यों को कर सकें इन क्लासों को करने के बाद। तो यहां मैंने जो है कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी में पहला अध्याय पढ़ाया था, पहला चैप्टर पढ़ाया था, 1000 वर्षों के दौरान पड़ताल। 1000 वर्षों के दौरान जो है क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, और मैंने जो है पांडुलिपियां, तमाम चीजों के विषय में जो है जानकारियां दे दी थी। और मैंने जो है नए राजा और उनके राज्य के विषय में बताया था, जिसको जो है मैंने कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी के दौरान जो है भाग 1 के दौरान जो है काफी चीजों को स्किप कर दिया है। ये भी हो गई। आप देखोगे क्षेत्रीय संस्कृतियों का उभार वगैरह हो रहा है, आपके भाग 1 में जो है इसका चर्चा लगभग लगभग दिख जाएगा, है ना। तो ये देख सकते हो दिल्ली के सुल्तान। अब कुछ लोग कहेंगे कि एनसीईआरटी से जो है मुगलों का चैप्टर वगैरह हटा दिया गया है। बहुत लोग तो बहुत खुश होंगे। अरे पगला, खुश होने से पहले ये तो देख ले, यह चैप्टर जो है केवल एनसीईआरटी से हटाया गया है, एनसीईआरटी से मिटाया गया है, लेकिन आपके परीक्षा में तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो काहे करे पगला खुश हो रहा है, तुमको सैडी सैडी होना चाहिए। समझ में आई बात। तो ये देख सकते हो। तो दिल्ली के सुल्तानों के विषय में लगभग बहुत सारी चर्चाएं हो गई हैं। मुगलों के विषय में जो है हमारी चर्चा बहुत कम हुई है। इसलिए कम हुई है क्योंकि आप देखोगे कि 7th की एनसीईआरटी में उतना मटेरियल जो है इनके विषय में नहीं दिया गया था, तो इनकी चर्चा जो है कम हो पाई है। आप देखोगे भैया शासक और इमारतों के विषय में, तो शासक और इमारतों के तहत भी जो है हमने बहुत कुछ चीजों को कंप्लीट कर लिया है। आप देखोगे नगर व्यापारी और शिल्पी के विषय में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आप देखोगे भैया जनजातियां हो गया, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय वगैरह के विषय में हम लोग पढ़ लिए हैं। और ईश्वर से अनुराग, क्या भैया ईश्वर से अनुराग, ईश्वर से अनुराग आप देखोगे मैं तीसरा चैप्टर इसीलिए स्किप कर रहा हूं क्योंकि मैंने कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी के दौरान चैप्टर नंबर 8 के दौरान जो है उसको पढ़ा दिया था, है ना, जिसमें मैंने आपको बताया होगा कबीरदास जी के विषय में, इधर जो है शंकर देव वगैरह के विषय में, शंकराचार्य वगैरह के विषय में, रामानुज वगैरह के विषय में, और मैंने बताया होगा बसवन्ना का वीर शैववाद और जो है ये परिवर्तन वगैरह क्यों आ रहे हैं, तमाम चीजों को जो है मैंने इसमें बता रखा है। आप जो है इसीलिए मैंने इस तीसरे चैप्टर को, किसको बच्चा, इस छठे चैप्टर को मैंने इसीलिए स्किप किया है क्योंकि मैंने जो है कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी में इन चीजों को पढ़ा रखा है, और बार बार उन्हीं सब चीजों को पढ़ाना जो है ये मेरे लिए जो है सही बात नहीं है। समझ में आई बात। पढ़ाते होंगे, कोई पढ़ाता होगा, मुझसे इससे लेना देना नहीं है। वो डाल दें बच्चों के भविष्य को अंधकार में, लेकिन मैं जो है सदा हमेशा जो है बच्चों का हित ही चाहूंगा। यह संस्था जो है हमेशा बच्चों के हित में ही रहेगी। ये बात जो है आप गांठ बांध के नोट कर लो, है ना। तो ये सारा कुछ हो गया। तो आइए आगे बढ़ चलते हैं, और यहाँ जो है आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ पंक्तियां दिया गया है और आपके लक्ष्य के विषय में यहाँ बातें कही जा रही है। और कहा जा रहा है लक्ष्य अगर सर्वोपरि है तो फिर आलोचना, तारीफ, विवेचना कुछ मायने नहीं रखता है। और आप सभी ने सुना होगा, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं तो आपको जो है मोटिवेट भी यहां कर दिया गया। आगे देखोगे तो 5वें अध्याय की ओर जो है हम लोग बढ़ रहे हैं, और यहाँ जो है वही दृश्य वगैरह जो है आप देख सकते हो, है ना। चीजें जो है दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, आपको चित्रों के माध्यम से दिखा दिया जा रहा है। यहाँ जो है यात्रियों के नजरिए के विषय में हम लोग को पढ़ना है, और यहाँ दिया जा रहा है समाज के विषय में जो है उनकी क्या समझ थी। तो क्या समझ थी, सबसे पहले हमें यही जानना है। तो यहाँ जो है अल बरूनी के जो है किताबुल हिंद के विषय में कुछ बातें कही जा रही हैं।
यहां दिया गया है अल बरूनी तथा किताबुल हिंद। जब आप देखोगे कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी, तो उसमें जो है इन चीजों को मैंने काफी कम मात्रा में पढ़ाया था, क्योंकि उसमें जो है काफी कम दिया गया था, और जब कम दिया गया था तो कम ही पढ़ा था। लेकिन यहाँ जो है चीजें ज्यादा मिल रही हैं, तो इन चीजों को जो है ज्यादा पढ़ लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, अल बरूनी के विषय में पढ़ेंगे। और अल बरूनी के बाद जो उसने किताब लिखा, जिस किताब का नाम है किताबुल हिंद, तो पहला सवाल जो आपसे पूछा जाता है परीक्षाओं में, वह यही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से अल बरूनी की रचना कौन है। निम्नलिखित में से अल बरूनी का ग्रंथ कौन सा है। तो आपसे जो है 3-4 विकल्प जो है दिया जो रहता है, उसी में से एक विकल्प यह भी रहेगा, तो आपको जो है इसी को लगाकर चले आना। पहला फॉर्मेट यह हो गया क्वेश्चन पूछने का। दूसरा फॉर्मेट क्या होता है, किताबुल हिंद किसकी रचना है। किताबुल हिंद नामक ग्रंथ किसका है। और आपसे फिर 4 विकल्प दिया रहेगा, इब्न बतूता दिया रहेगा, अल बरूनी दिया रहेगा, फ्रांसवा बर्नियर दिया रहेगा, या कोई और दे दिया रहेगा। तो आपको जो है तुरंत का तुरंत अल बरूनी चुन के अल बरूनी को जो है गोला करके भाग कर चले आना है। समझ में आई, आ गई होगी। यहां देखोगे भैया, तो अल बरूनी का जन्म जो है कहां हो रहा है, उज़्बेकिस्तान में। अल बरूनी का जन्म जो है कहां हो रहा है, तो उज़्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म में सन 973 ईस्वी में हुआ। तो अल बरूनी जो है कहां का था भैया, तो आपको लिख के चले आना है ख्वारिज्म। कहां, ख्वारिज्म। आगे बढ़ोगे तो वह कई भाषाओं का ज्ञाता था। कई भाषाओं का ज्ञाता था, कई भाषाओं को जानता था। अच्छा भैया, जब कई भाषाओं को जानता था, जैसे कौन कौन सी भाषाओं को जानता था, तो आप कह देना सीरियाई भाषा को जानता था, फारसी को जानता था, हिब्रू को जानता था, और तो और भैया संस्कृत भाषा को भी जानता था। और एक रोचक तथ्य और आपके सामने आ रहा है, वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था। क्या भैया, जो ये अल बरूनी है वह यूनानी भाषा का जानकार बिल्कुल भी नहीं था, पर फिर भी वह जो है प्लेटो और अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से क्या था भैया, पूरी तरह से परिचित था, जिन्हें उसने अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा। यानी कि यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, लेकिन इसने क्या किया भैया, यूनानी अनुवाद हुआ और उसके माध्यम से जो है इन चीजों को वो जान गया। तो ये भी जो है आपके लिए अच्छा खासा फैक्ट आपके सामने मिल गया। और यहाँ जो है आपको अल बरूनी दिख जाएगा, उसका जो है चित्र यहाँ लगवा दिया गया है, ताकि जो है आप सभी आसानी से पढ़ जावें, है ना। तो इतना आप सभी ने देखा, इसका जो है आप सभी स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो। इसका जो है आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको जो है मैं अगला स्लाइड भी दे दे रहा हूं, इसका जो है आप सभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और मन हो तो भैया पढ़ भी डालो एक बार देखते देखते। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां दिया गया है भैया, सन 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद गजनबी, ये बात जो है आप नोट रखे रहो, प्रायः परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि अल बरूनी जो है किसके साथ भारत आया। अल बरूनी किसके साथ भारत आया, अल बरूनी जो है कब भारत आया, तो यहां जो है आपको छाप देना है परीक्षाओं में कि महमूद गजनबी के साथ अल बरूनी भारत आता है। समझ में आई बात। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या हुआ भैया, महमूद गजनबिया जो है बड़ा ही खुरापाती आदमी था। ये जो है हमेशा कहीं ना कहीं जो है घुस जाता था, कहीं ना कहीं जो है आए दिन आक्रमण वगैरह करते रहता था। और आक्रमण करता था भैया, सबको बड़ी मार मारता था, अपनी तलवार चलाता था, तो लोगों को जो है गाजल मूली की तरह जो है काट पीट के बाल के रख देता था, है ना। तो आए दिन ही खुरापात करता रहता था, और इसी खुरापाती के साथ जो है अल बरूनी भारत एंट्री मारता है।
यहाँ के कई विद्वानों तथा कवियों को जो है अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया, जिनमें से अल बरूनी भी था। एक बार क्या करता है, महमूद गजनबिया जो है खाली बैठा रहता है और इसके मन में फिर खुरापात आया कि चलो किसी पर जो है आक्रमण कर देते हैं। तो पहुंच गया अपना तलवार उलवार लेके, पहुंचा उज्बेकिस्तान और कहा चल भैया खाली कर रास्ता दे। और हुआ से जो है बहुत सारा विद्वान कवि वगैरह को पकड़ लिया, धर लिया कि चल चुट्टा, हम युद्ध करेंगे, हम लड़ाई करेंगे, मार धार करेंगे। अरे चुट्टा, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, तुम उसको लिखना, उसको लिखने का काम करना। तो ऐसा कही कही के जो है सबको पकड़ लाया, और पकड़ लाया तो अल बरूनी बेचारा इसी के साथ जो है पकड़ा गया, है ना। अल बरूनियो जो है पकड़ लिया गया। आगे देखोगे कि अल बरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत धर्म दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। अल बरूनी जो है कई वर्षों तक जो है ब्राह्मणों के साथ रहा, ब्राह्मणों से जो है चीजों को सीखा, और सीखने के क्रम में आप देखोगे कि यह संस्कृत विषय का भी जानकार हो जाता है, क्योंकि यह जो है किनके साथ रह रहा है भैया, ब्राह्मण पुरोहितों वगैरह के साथ रह रहा है। और हमारे कबीरदास जी कहते हैं कि संगति से गुण होत हैं, संगति से गुण जात। यानी कि अगर आप अच्छे का संगति करोगे तो अच्छा बन जाओगे, अगर आप बुरे का संगति करोगे भैया तो बुरा बन जाओगे। आप फूलों को पानी वगैरह दोगे तो उसके बीच से गुजरोगे तो आपका शरीर भी सुगंधित होगा। तो इसीलिए भैया संगति का बहुत बड़ा असर होता है। कबीरदास जी को ही देख लीजिए, कहते हैं कि मैंने जो है कभी कागज कलम उठाया ही नहीं, लेकिन आप उनके रचनाओं में देखोगे तो भैया एक एक से बात कह गए हैं कि आजकल के जो विद्वान हैं वह भी जो है उस बात का अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं, उस अर्थ के विषय में समझ ही नहीं पा रहे हैं। आज एक अनपढ़ व्यक्ति पर भैया रिसर्च हो रहा है, बड़े बड़े ज्ञाता बड़े बड़े विद्वान जो है उस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो भैया संगति का ये असर होता है। आप कबीरदास जी के पीछे का बैकग्राउंड देखोगे तो भैया वो हर जगह घूमते टहलते रहते थे, सत्संगति करते थे, है ना, विद्वानों वगैरह के साथ रहते थे, उनसे चीजों को सीखते थे, फिर उसके बाद जो है उसे अप्लाई करते थे, उसे जो है बोल देते थे। तो ये होता है संगति का असर। तो अल बरूनी ने भी जो है संगति किससे की भैया, ब्राह्मणों के साथ रहा, जिससे वह संस्कृत वगैरह का ज्ञानी बन गया। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां दिया जा रहा है, उसने कई संस्कृत कृतियों जिनमें पतंजलि का अनुवाद किया। किस भाषा में भैया, अरबी भाषा में। आप देखोगे कि यह जो अल बरूनी है वह कई ग्रंथों का अनुवाद कर रहा है, और उन ग्रंथों के अनुवाद क्रम में आप देखोगे तो संस्कृत का एक ग्रंथ होता है पतंजलि का। पतंजलि का जो व्याकरण होता है उसको भी जो है इसने अनुवादित किया, उसका भी इसने क्या किया भैया, अनुवाद किया। तो आपको बता देना है किस भाषा में किया था, अरबी भाषा में। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अल बरूनी ने पतंजलि के व्याकरण का किस भाषा में अनुवाद किया, आपसे वहां रहेगा तुर्की भाषा में, फारसी भाषा में, संस्कृत भाषा में, अरबी भाषा में। तो आपको जो है अरबी भाषा लगा कर चले आना है, एकदम खुशी से झूमते झूमते झूमते। समझ में आई बात। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस तरीके से आपको करके चले आना है। आप देखोगे भैया उसने, उसने से आशय किसने, यानी कि अल बरूनी। कौन भैया, अल बरूनी। अल बरूनी जो है, अल बरूनी ने जो है भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेदों, पुराणों, भागवत गीता, पतंजलि की कृतियों तथा मनु स्मृति आदि से जो है अंश लिए, है ना। उसने जो है, अल बरूनी ने जो है भारतीय समाज को समझने के लिए जो है इन ग्रंथों का सहारा लिया, इन ग्रंथों में कई कही गई बातों का सहारा इसने लिया। ये तो हो गई अल बरूनी के विषय में चर्चा।
ये तो हो गई अल बरूनी के विषय में चर्चा। अब अल बरूनी ने जो ग्रंथ लिखा, अल बरूनी ने जो रचना किया, उस रचना के विषय में आइए जो है कुछ बातें कर लेते हैं। तो मैंने बताया ना कि परीक्षा में कैसे क्वेश्चन बनेंगे कि किताबुल हिंद जो है किसकी रचना है। आप कोई भी परीक्षा उठा के देख लो, मैं यूपीएससी से लेकर इधर जो एसएससी है, बीए एमए है, एट पेट जो है, टीजीटी पीजीटी है, इधर जो है नेट जेआरएफ है, आप कोई भी परीक्षा उठा के देख लो, जीएस का कोई भी आप उठा के देख लो, आपको मिल जाएगा यह पूछ लिया गया है। और कहीं कहीं आप देखोगे भैया तो दर्जनों से ज्यादा बार जो है यह क्वेश्चन जो है पूछ लिया गया है। आप देखोगे भैया अरबी भाषा में लिखी गई अल बरूनी की रचना है। अब आपको जो है यहाँ एक बात और मिल गया कि यह जो किताबुल हिंद कृति है, किताबुल हिंद रचना है, वह किस भाषा में लिखी गई है, तो आपको बता देना है अरबी। तो देखो यहाँ रणनीति क्या कह रही है कि अब तक क्वेश्चन पूछा गया है किताबुल हिंद किसकी रचना है या अल बरूनी की रचना कौन सी है। हो सकता है आगे पूछ लिया जाए कि अल बरूनी की रचना किताबुल हिंद की भाषा क्या है, तो आपको बता देना है अरबी भाषा है। 12th की एनसीईआरटी में हम पढ़े हैं, नीरज सर ने जो है बाकायदा पढ़ा रखा है, जाके तुरंत जो है इसे गोलिया देना है। तो पढ़ो देखो रणनीति क्या कह रही है। तो इस तरीके से जो है हम जो भी पढ़ रहे हैं, एक लाइन भी पढ़ रहे हैं, तो उस एक लाइन के विषय में आपको सोचना है यह कहां और किस प्रकार से काम आ सकता है। एक एक बिंदु पर आपको फोकस करते चलना है और इस तरह से जिस दिन आप करना सीख गए उस दिन आप राजा बन जाओगे। उस दिन जो है सफलता आपके चरणों में आकर जो है इससे दंडवत प्रणाम करेगी कि सर साहब अपना लीजिए, मुझे स्वीकार कर लीजिए, मैं ही सफलता हूं और मैं आपके चरणों में आई हूं, प्लीज मुझे स्वीकार लीजिए। सफलता आएगी आपके पास, गिड़गिड़ाएगी, रोएगी, गाएगी आपके सामने। अगर ये सब करना आप सीख जाओगे तो राजा बन गए, और राजा बन गए भैया तो फिर मजे ही मजे हैं। हालांकि जब शत्रु आक्रमण करेगा तो सजे ही सजे हैं, तो दोनों पक्षों को भी देखना है। राजा बनने के बाद जो है दिक्कतें और भी आ जाती हैं। इस भ्रम में आप ना रहिए कि राजा बनने के बाद तो सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी ठीक नहीं होता भैया, जिम्मेदारियां वगैरह और बढ़ जाता है। समझ में आ गई होगी बात। आगे देखोगे तो यहां कहा जा रहा है कि यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्ति कला, कानून, माप तंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। और हो सकता है अगला क्वेश्चन इस पे दे दिया जाए कि बताओ भैया अल बरूनी की किताबुल हिंद जो है कितने भागों में विभाजित है। आप इधर बीपीएससी वगैरह में देखोगे, बिहार पीसीएस वगैरह में देखोगे, तो आजकल जो है यही ट्रेंड उसने बना लिया है। तमाम जो किताबें हैं इस तरह के जो है सीधे सीधे क्वेश्चन जो है पूछ पूछ कर वह उब गया है, अब जो है इस पैटर्न पर आ गया है। तो हो सकता है आगे यही ट्रेंड वह भी अपना ले, हालांकि अपना चुका है। कई सारे ग्रंथों के बारे में जो है वह पूछ चुका है कि इसमें कितने अध्याय हैं, इसके कितने भाग वगैरह हैं। तो भैया हल्के में किसी भी चीज को नहीं लेना है। तो हो सकता है आगे की रणनीति जिस तरह से बता रही है वह यही बता रही है कि आगामी समयों में इस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और भैया देखो इस चैप्टर में आपने देखा होगा कि यात्रियों के नजरिए यानी कि समाज, दर्शन और प्रशासन वगैरह के विषय में यात्रियों के क्या नजरिए रहे, तो यात्रियों के नजरिए भैया यही रहे हैं। यही जो है आपके पूरे के पूरे अध्याय का सार, पूरे के पूरे अध्याय को अगर हम लोग जो है संक्षिप्त वे में समझें, इन्हीं चीजों को समझाने के लिए एनसीईआरटी में जो है बहुत सारी बातें कही गई हैं। एक एक चैप्टर को उठाओगे बहुत सारा बात भर दिया गया है।
लेकिन आपको क्या करना है भैया, यह पूरा का पूरा जो है एकदम संक्षिप्त वे में पूरे अध्याय का सार आपके सामने मैं लेकर आया हूं। और ऐसे ही जो है चीजों को छांटा जाता है, ऐसे ही चीजों को जो है अलग किया जाता है। और जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, आप मार्केट में देखोगे तो इस तरह से बताने वाले आपको कम ही मिलेंगे। हर मोड़ पर आपको सचेत करने वाले कम ही मिलेंगे। मिलेंगे आपको तब जब आप उनका कोर्स परचेज करोगे तब। जब आप उनका कोर्स खरीदोगे तो आपको अच्छी अच्छी रणनीतियां बताएंगे, लेकिन जब मार्केट की बारी आएगी तो मार्केट में जो है आपको अंधाधुंध जो है कुछ भी बताया जाता है, कुछ भी जो है दिया जाता है। समझ में आई बात? तो आपको चीजों को फिल्टर खुद ही करना पड़ेगा कि हमारे लिए अच्छा क्या है। ये हो गया। तो भैया यात्रियों के नजरियों को अगर हम देखा जाए, यात्रियों के जो समाज वगैरह संबंधी दृष्टिकोण है, नजरिए हैं, वह इस प्रकार से हैं कि जब इन यात्रियों ने दर्शन वगैरह को देखा, धर्म वगैरह को पढ़ा, तो दर्शन के विषय में उन्होंने वर्णन किया, यहाँ के त्योहारों वगैरह के विषय में वर्णन किया, खगोल विज्ञान वगैरह के विषय में वर्णन किया कि भारत जो है, भारत का खगोल विज्ञान जो है इस प्रकार से है, ऐसा है, वैसा है, तमाम चीजों को, कीमिया वगैरह के बारे में, और यहाँ के जो रीति रिवाज वगैरह हैं कि इस क्षेत्र के लोग जो है इस तरह का जो है पोशाक वगैरह अपनाते हैं, होली वगैरह आता है तो रंग गुलाल वगैरह लगाते हैं, और उसके बाद जब ईद वगैरह आता है तो जो है सभी गले वगैरह मिलते हैं, सेवैयां वगैरह पीते हैं, तमाम रीति रिवाजों प्रथाओं वगैरह के विषय में कुछ कुछ जो ये यात्री हैं वो, जैसे सती प्रथा वगैरह चल रहा था तो उसके विषय में जो है ये लोग अपना वर्णन कर देते हैं कि समाज में जो है यह विद्रूपता व्याप्त थी, यह कुरीति जो है व्याप्त थी, महिलाओं को जो है जबरन उठा के ले जाया जाता था और जो है जलते हुए चिता पर बांध कर जला दिया जाता था। तो तमाम चीजों का, तमाम प्रथाओं वगैरह का भी जो है ये यात्री वगैरह वर्णन करते हैं, है ना। सामाजिक जीवन वगैरह के विषय में बताते हैं। और उसके बाद आप देखोगे भैया भार, भार यानी कि वजनाई, तौल, तौलने के लिए तमाम चीजों के विषय में, मापन, चीजों को किस प्रकार से मापा जाता रहा होगा, तमाम विधियों, आप यहाँ तक कि देखोगे मूर्तिकला हो गया, कानून हो गया, माप तंत्र हो गया, इधर विज्ञान हो गया, आदि विषयों के आधार पर जो है चीजों को देखते हैं। आदि से संबंधित जो है इनके नजरियों को भी आप देख सकते हो। और यहाँ जो उर्दू पढ़ते हो, जो उर्दू पढ़ते हैं वह लोग जो है मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे कि इसमें लिखा क्या है। जो लोग उर्दू पढ़ते हैं वह जरूर बताएंगे कि इसमें लिखा क्या है। हालांकि मुझे उर्दू तो नहीं आती, लेकिन यहाँ लिखा क्या गया है इसको जानने की जो है बड़ी जिज्ञासा हो रही है। और आप सभी जो है जरूर से जरूर बताना। समझ में आई बात? आगे बढ़ चलते हैं। आगे यहाँ जो है इब्न बतूता के विषय में कुछ बातें बताई जा रही हैं। किसके विषय में बच्चा? इब्न बतूता। तो इब्न बतूता के विषय में क्या बातें यहाँ कही जा रही हैं, आइए उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ आपको इब्न बतूता जो है अपना वाहन लेकर चलता हुआ, वाहन लेकर जाता हुआ कहीं दिख जाएगा। तो भैया सबसे पहले यही जानना है कि यह जो है मोरक्को का यात्री था, है ना। इब्न बतूता जो है मोरक्को का यात्री था। और आप देखोगे भैया मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता जो है सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। उसने दिल्ली के सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था और कला और साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में उसकी ख्याति से आकर्षित हो बतूता ने जो है मुल्तान और उच्छ के रास्ते होकर दिल्ली की ओर जो है प्रस्थान किया। सुल्तान उसकी विद्वता से बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ और उसे जो है दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त किया। तो आपको सबसे पहला बात यही जानना है, और तमाम परीक्षाओं में ये पूछ लिया गया है कि इब्न बतूता जो है कहाँ का यात्री था। तो आपको मोरक्को लगा के चले आना है। और यहाँ जो है तमाम बातें कही जा रही हैं। क्या भैया? तमाम बातें कही जा रही हैं। आपको जो है इन सभी बातों को जो है नहीं नोट करना है, सारी की सारी बातों को नहीं नोट करना है। जो मैं बता रहा हूं केवल उसी को नोट करो। और यहाँ
जो इतना ज्यादा कुछ कंटेंट लाया गया है वह इसलिए लाया गया है ताकि जो है आपकी थोड़ी समझ बन सके, आपको जो है थोड़ा कहानी से परिचय हो सके आपका। तो सबसे पहले आपको जानना है कि यह मोरक्को का यात्री था। कौन मोरक्को का यात्री था? तो आपको कहना है इब्न बतूता। आप देखोगे भैया 1333 में जो है वह दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आता है और जो है मोहम्मद बिन तुगलक उससे खुश हो जाता है और खुश होने के बाद जो है उसे काजी न्यायाधीश के पद पर जो है नियुक्त कर देता है ना। सुल्तान को आया होगा, इसने कुछ सुना दिया होगा, गजल वगैरह, चुटकुल्ला वगैरह या इसकी प्रशंसा वगैरह कर दिया होगा। सुल्तान जो है खुश हो गया, आहा इतना मीठा आवाज, इतनी मीठी प्रशंसा मैंने कभी सुनी ही नहीं थी। तुम तो विद्वान हो, और जब तुम विद्वान हो भैया तुम काजी बन जाओ, न्यायाधीश बन जाओ, न्याय करो आओ। तुम्हारे जैसे न्यायाधीश की तो कमी थी यहाँ, अच्छा हुआ आ गए। कैसे आए तुम? अरे इतना खतरनाक रास्ता से आए। अरे अरे लाओ बाबू को पानी दो, अरे अरे पंखा डुलाओ, पंखा डुलाओ, गर्मी लग रहा होगा बच्चा को। तो दूसरा आपको क्या जानना है कि ये जो इब्न बतूता है वह किसके टाइम पर जो है एंट्री ले रहा है, किस सुल्तान के टाइम पर एंट्री ले रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका यहां से जो है बनता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है ये इब्न बतूता एंट्री मारता है और जो है काजी या न्यायाधीश के पद पर रहता है। तो यही दो तीन बातें जो है यहाँ जानना था। क्या जानना था? यही दो तीन बात जो है यहाँ जानना था। और तमाम बहुत सारी बातें यहाँ दी गई हैं लेकिन आपके काम की नहीं है, बस आपका रिदम बनाने के लिए, आपका क्रम बनाने के लिए, चीजों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए जो है इकट्ठा यहाँ बहुत सारी चीजों को किया गया था। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट और लूंगा, उसके बाद यह चर्चा भी आपकी समाप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद अगले अध्याय के साथ हम लोग रूबरू होने वाले हैं। तो यहाँ इब्न बतूता के ही ग्रंथ के विषय में कुछ बातें बताई जा रही हैं, आइए देख लेते हैं। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला यानी कि रेहल्ला वगैरह कहा जाता है। तो आपसे परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि रिहला यानी कि रिहल्ला किसकी पुस्तक है? रिहल्ला पुस्तक के लेखक कौन है? इब्न बतूता की रचना कौन सी है? तो आपको रेहल्ला लगा के चले आना है। यहां मैं रेहल्ला बोल रहा हूं, कुछ लोग जो है बेलल्ला सुन रहे होंगे या बेहल्ला सुन रहे होंगे, तो बेहल्ला वहल्ला मत सुनिए भैया, ये रेहल्ला है। तो रेहल्ला तो बहुत बार पूछा, अब हो सकता है इसकी भाषा से क्वेश्चन पूछे, इसकी भाषा से जो है क्वेश्चन हो सकता है बनाए। तो आपको जो है इस बिंदु को भी क्या करना है भैया, नोट रखे रहना है। इस बिंदु को भी जो है हमेशा नोट रखे रहना है, हमेशा जो है गांठ बांधकर इस बात को रखे रहना है। तो यहां हमने जाना कि इब्न बतूता ने जो है अरबी भाषा में अपना एक रचना, अपना एक यात्रा वृत्तांत लिखा, जिसे जो है रिहला यानी कि रेहल्ला के नाम से जाना जाता है। और भैया इस पुस्तक की खास विशेषता यह है, इस पुस्तक में जो खास बात है जिसे जानना है और जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि यात्रियों के नजरिए वगैरह जो है किस प्रकार के थे, कैसे थे। आप देखोगे 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में जो है बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियां देता है। नारियल और पान का उल्लेख करता है। इसने जो है नारियल को देखा होगा, पान को देखा होगा, तो कहा होगा अरे वाह ये तो बड़ा अजीबो गरीब है। नारियल को इसने देखा तो ये कह रहा है कि मनुष्य के खोपड़ाई जैसा, मनुष्य के ये जो ऊपरी भाग है इसके जैसा जो है नारियल दिख रहा है। जैसे मनुष्य के दो दो आंखें होती हैं वैसे नारियल का भी जो है दो आंख हो रहा है। तो नारियल को देखा इसने तो नारियल का उल्लेख कर रहा है। इसने भैया पान देखा और पान को खाने की विधि वगैरह सब जो है लिख डाला कि इसके साथ चाहिए सुपारी, और सुपारी वगैरह को मिलाने के बाद जो है पता नहीं कैसे कैसे रगड़ते वगैरह रहे होंगे, फिर उसके बाद खा जाते रहे होंगे। और इसने कहा भैया सुपारी जो है वह जयफर, जयफर आपने सुना होगा, जयफर फल के जैसा दिखता है सुपारी।
तो ये तमाम चीजों का उल्लेख करता है। तो हम लोग जिसके लिए पढ़ रहे हैं इस अध्याय को, उसका क्रक्स अगर मैं आप सभी को बताऊं, उसे संक्षेप में मैं आप सभी को बताऊं, तो वह जो है क्या है भैया, वह यही है। क्या है बच्चा, वह यही है। क्या, तो हाईलाइट कर रहा हूं। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियां देता है। कौन देता है, तो इब्न बतूता की अरबी भाषा में लिखी गई रेहल्ला नामक पुस्तक, जिसमें जो है उसने इन सब चीजों के साथ साथ जो है कुछ फलों वगैरह, कुछ खाद्य पदार्थों वगैरह का भी उल्लेख किया है, जैसे नारियल हो गया और पान आप देखोगे। और यहाँ जो है उसके पुस्तक के विषय में तो आपको बताया ही जा रहा है। समझ में आई बात, इतना आप सभी ने समझा। आगे बढ़ चलते हैं भैया, कुछ ही बात और करनी है। आगे आप देखोगे भैया, तो इब्न बतूता जो है वह डाक व्यवस्था का भी वर्णन करता है। इब्न बतूता जो है वह डाक व्यवस्था का भी वर्णन करता है, और डाक व्यवस्था के विषय में क्या कहता है, तो आइए उसको जानते हैं। यहाँ कह रहा है, भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है। एक तो हो जाएगा आपका अश्व डाक व्यवस्था। अश्व डाक व्यवस्था जिसे उलुक कहा जाता था। तो हो सकता है मान लो यहां से भी कभी खुरापात कर दे एग्जामिनर, तो इसको भी नोट रखे रहना है। आप देखोगे इब्न बतूता जो है डाक व्यवस्था का वर्णन करता है और कहता है कि भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। पहला डाक व्यवस्था था अश्व डाक व्यवस्था। अब जैसे ही अश्व का बात आया, तो इसका मतलब आप समझ लो कि घोड़े द्वारा जो है इसका व्यवस्था किया जाता रहा होगा। तो अश्व डाक व्यवस्था को जो है उलुक कहा जाता था। और दूसरा डाक व्यवस्था आप देखोगे, तो दूसरे डाक व्यवस्था का नाम है पैदल डाक व्यवस्था। ये आदमी पैदल पैदल जाता रहा होगा, डाक जो है तार वगैरह जो है, खत वगैरह, चिट्ठी वगैरह को लेकर। चिट्ठी ले ले, चिट्ठी ले ले, चिट्ठी आई है आई, गाना गाता रहा होगा। और ये आदमी जो है खटपट 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 जो है घोड़ा पे बैठ के भगा रहा होगा, और ये इस तरह से जो है चिट्ठी वगैरह बांट रहा होगा। तो ये आप देख सकते हो, पैदल डाक व्यवस्था को जो है दावा कहा जाता है। क्या भैया, पैदल डाक व्यवस्था को क्या कहा जाता है, दावा। तो हो सकता है आपसे मान लो पूछ ले कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत दावा शब्द का क्या मतलब है, तो आपको कह देना है पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा जाता था। ऐसा जो है इब्न बतूता का वर्णन कह रहा है। यहाँ जो है आपको क्या दिख जाएगा बच्चा, पोस्ट ऑफिस दिख जाएगा। यहाँ जो है इसके अंदर आप चिट्ठी को डाल दो, चिट्ठी जो है इसके अंदर जाएगा, फिर डाकिया आएगा, ऐसे जो है दरवाजा को खोलेगा, सारी चिट्ठी को जो है अपने थैले में भरेगा, उसके बाद जो है जहां पहुंचाना होगा ले जाएगा, आराम से देकर चला जाएगा। और भैया इसका जो है आप सभी एक बार स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा सा पानी वगैरह पिया जाए। यहाँ जो है फ्रांसवा बर्नियर के विषय में हमें थोड़ी बहुत चर्चा करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांसवा बर्नियर, क्या भैया, फ्रांसवा बर्नियर। तो यहाँ जो है आपको फ्रांसवा बर्नियर का चित्र जो है दिख जाएगा। आपको देखने में जो है यह थोड़ा लेडीज टाइप की लगेंगी, लेकिन इन्हें जो है आपको लगेंगी नहीं कहना है, लगेगा कहना है। तो ये फ्रांसवा बर्नियर है, और ये जो है क्या बता रहा है, यह जो है किन चीजों का वर्णन कर रहा है, इसको हम लोग जो है आइए पढ़ लेते हैं, आइए समझ लेते हैं। तो आइए भैया जान लेते हैं क्या कह रहा है। फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर, तो यह भैया फ्रांस में रहता था, फ्रांस का निवासी था। तो फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर भैया एक चिकित्सक था। क्या था भैया, डॉक्टर भी था, राजनेता भी था, दार्शनिक भी था, और तो और इतिहासकारों था। अपने आप में कई डिग्रियां जो है ये अपने पास रख रहा है। ये भैया डॉक्टर भी है, लोगों का इलाज भी कर रहा है, और ये जो है राजनीतिक भी है, यानी कि झूठ वगैरह भी बोल सकता है, जैसे तमाम नेता वगैरह बोलते हैं। तो राजनीतिक भी था। यहाँ राजनीतिक से मतलब यह है कि यह जो है राजनीति आदि विषयों पर
चर्चाएं वगैरह करता था। और यह भैया दार्शनिक था, दर्शन वगैरह के विषयों पर भी जो है यह बातचीत करता था। यहाँ इसे जो है नेता वगैरह से मत जोड़ना। समझ में आई बात। और तो और ये इतिहासकार भी था, है ना, इतिहासकार भी था, अपनी पुस्तक वगैरह भी लिखता था, चीजों के विषय में जो है तर्क वगैरह देता था। तो इतनी सारी डिग्रियां जो है इसके पास थी, है ना, इतनी सारी डिग्रियां जो है इसके पास थी, इतनी सारी योग्यताएं जो है इसके पास थी। आगे देखोगे तो वह जो है 1656 से 1668 तक भारत में कम से कम भैया 12 वर्षों तक रहा और मुगल दरबार से नजदीकी रूप से जुड़ा रहा। और मुगल साम्राज्य से किस प्रकार से जुड़ा रहा, तो आप देखोगे भैया दारा सिकोह होता है और उसके चिकित्सक वगैरह के रूप में यह जो है मुगल साम्राज्य से जुड़ा रहता है। और ये जो जानकारियां देता है, ये जो चीजों को देखता है, वह किस प्रकार से देखता है, तो मैंने कहा ना कि पूरे के पूरे किताब का जो क्रक्स अगर हमें देखना हो तो ऐसे जो है 1-2 लाइन में देखना होता है। जिस प्रकार से एनसीईआरटी लिखी गई है, बहुत सारी बातें भरी गई हैं। अगर आप जो है मेंस वगैरह भी लिखते हो तो भैया इतना सारा कंटेंट तो आपके लिए जो है भरा पड़ा है। कुछ नहीं तो आपके लिए जो है 100 शब्द तो होगा ही, है ना, 100 शब्द तो होगा ही। आइए जो है गिन लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, 2 8 हो गया, 9 हो गया, 10 11 हो गया, 12 13 हो गया, 14 हो गया, 15 16 हो गया, 17 18 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 लगभग जो है 50 से 60 शब्द यहाँ दिया गया है। आप जो है भूमिका और निष्कर्ष वगैरह जो है इन बिंदुओं के माध्यम से बता सकते हो, है ना। जैसे आप मेंस वगैरह लिखते हो, उत्तर लेखन करते हो, तो आप देखोगे कहीं कहीं जो है कुछ चीजों के उत्तर जो है 50 शब्दों में ही लिखने होते हैं, है ना। कुछ कुछ के उत्तर जो है 50 शब्दों में लिखने होते हैं। तो यहाँ से जो है वह चर्चा आपकी कंप्लीट हो जा रही है। और आप जैसे यूपीएससी हो गया, पीसीएस वगैरह हो गया, तो यहाँ आप देखते हो शुरुआत में भूमिका लिखना होता है और लास्ट में जो है निष्कर्ष वगैरह लिखना होता है। तो भूमिका में इन बिंदुओं को आप डाल सकते हो, निष्कर्ष में जो है इन बिंदुओं को डाल सकते हो। तो आपका मेंस से जुड़ा मुद्दा जो है भूमिका भी तैयार हो रहा है, यहां तक कि आप देखोगे तो कहीं कहीं मेन बॉडी भी तैयार हो जा रही है और फिर उसके बाद जो है निष्कर्ष तो आपका तैयार हो ही रहा है। और बहुत सारी परीक्षाएं हैं, जैसे बीए ले लो, एमए ले लो, और भी तमाम परीक्षाएं हैं, वहां जो है 50 ही शब्द में कुछ चीजों को लिखना होता है। आप इधर बीटीसी वगैरह देखोगे तो इधर सोशल साइंस का जो एरिया होता है इसमें भी जो है लगभग 20-50 शब्द शायद लिखा जाता है। तो वहां का भी जो है चर्चा इन्हीं सबसे कंप्लीट हो रहा है। और आपको मैंने कहा था कि लगभग जो है 50 से 60-70% जो है यहीं से काम चल जाएगा। आपको जो है कुछ ही परसेंट जो है चीजों को इधर उधर से लेना पड़ेगा, इधर उधर से जोड़ना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी की औकात क्या है ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए जो है 2 लाइन और बचा है, इसको भी पढ़ समझ लेते हैं, फिर हम लोग जो है चर्चा का समाप्ति करते हैं। वह सामान्यतः भारत में जो देखता था उसकी तुलना जो है यूरोपीय स्थिति से करता था। उसके ग्रंथ का नाम जो है ट्रेवल्स इन द मुगलिया एम्पायर, है ना। तो इसके ग्रंथ का नाम जो है बहुत बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। आगे भी जो है मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं और एग्जामिनर से भी जो है हाथ जोड़कर कामना करता हूं कि बच्चा, बाबू, एग्जामिनर महोदय आगे से भी पूछ लेना। लो, मैं एग्जामिनर को प्रणाम भी कर ले रहा हूं और मैं जो है मंत्र मार दे रहा हूं एग्जामिनर के ऊपर कि आगे भी पूछेगा। तो यह जो है बहुत बार पूछ लिया गया है, आगे तो पूछा ही जाना है, छोटी परीक्षाओं में तो पूछा ही जाना है, बड़ी परीक्षाओं में हालांकि हो सकता है कुछ और खुरापात हो जाए। तो
इसके विषय में जो मेन क्रक्स हमें देखना है, मेन निचोड़ हमें जो देखना है वह यह है कि ये जो कुछ भी भारत में देख रहा है उसकी तुलना जो है कहां से कर रहा है, तो यूरोपीय स्थिति से कर रहा है। यानी कि ये तुलनात्मक अध्ययन कर रहा है, तुलनात्मक चीजों को बता रहा है, तुलनात्मक रूप से चीजों को देख रहा है और जो कुछ भारत में देख रहा है उसकी तुलना कहां से कर रहा है, यूरोपीय स्थिति से कर रहा है कि ये स्थिति यहाँ है, यूरोप में ऐसी स्थिति है, यहाँ इस स्थिति का जिम्मेदार कारक कौन है, यहाँ है ना। तो दोनों की आपस में तुलना कर रहा है, तुलनात्मक परीक्षण कर रहा है, तुलनात्मक रूप से चीजों को देख रहा है। तो ये इसका क्रक्स हो जाएगा। इतनी बात आप सभी ने समझा? अगर नहीं समझा हो भैया तो आप सभी जो है निश्चिंत और निर्विवाद रूप से जो है कमेंट वगैरह कर सकते हो, है ना। आराम से चीजों को और भी बेहतर तरीके से समझा दिया जाएगा, अगले चर्चा के दौरान उस बिंदु पर ज्यादा फोकस कर लिया जाएगा। तो ये तो हो गई आज की चर्चा।